नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लेंगे जायजा। दर्शनी गेट से शुरू करेंगे निरीक्षण कार्य। डीएम के साथ कई अधिकारी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में पीएम आवास विकास योजना को लेकर राजनीति शुरू। मलिन बस्तियों को बाहर करने के कांग्रेस के भाजपा पर लगाया आरोप। बीजेपी ने अधिकारियों को और कर्मचारियों पर फोड़ा ठीकरा। नहीं थम रहा जोशीमठ में भूदसाव। करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने लगी मोटी मोटी दरारें। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी दिखने लगा खतरा। हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस को मिली सफलता। महज कुछ घंटों में गैंगस्टर अमरदीप चौधरी हत्याकांड का खुलासा। यूपी के मेरठ से असला के साथ 3 बदमाशों को दबोचा। और देहरादून में यातायात नियमों को लेकर विभाग सख्त। बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। वाहन चलाने वाले नाबालिगों पर रहेगी पैनी नजर। और अब खबरें विस्तार से। संसद में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान आगामी सदन की कार्यवाही को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय दल की बैठक के लिए संसद पहुंचे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल समेत भाजपा के सांसद संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी पवन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई, तो इस बैठक के दौरान कौन कौन शामिल हुए और बैठक में किन बातों पर मंथन किया गया? जी, स्फूर्ति हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा संसदीय दल की बैठक है उसमें शामिल हुए हैं और इस दौरान कई जो बीजेपी संगठन से जुड़े लोग सांसद हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में सभी यहाँ पहुंचे हैं और जो सदन की कार्रवाई लगातार प्रभावित हो रही थी उसको लेकर उन्होंने चर्चा भी की है। आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की है। साथ ही इस दौरान बताया जा रहा है कि जो विपक्ष की बैठक में जो विपक्ष बैठक में जो मुद्दे थे उनको लेकर कुछ हद तक सहमति बनी है, ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है। और लोकसभा की कार्रवाई फिर अभी अपडेट लगातार आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई है वो जैसे ही 11 बजे शुरू होती है तो उसके साथ ही स्थगित होती है। और इस बार भी 30 दिन या इस बार एक बार फिर यही चीज देखने को मिली है कि जो विपक्ष अदानी जो मामला है उसको लेकर चर्चा करा जाता है, लेकिन उसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसके चलते आज एक बार लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई है तो 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी है। 12 बजे के बाद में देखना पड़ेगा कि जो कार्रवाई शुरू होती है तो उस दौरान क्या देखने को मिलेगा। लगातार हंगामा इस दौरान देखने को मिला है जिसके चलते कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून में धामी सरकार जल्द कर सकती है दायित्वों का बंटवारा। प्रदेश सरकार जल्द दायित्वों की कर सकती है घोषणा। शासन ने सभी विभागों से उनके अधीन आयोगों, निगमों और वार्डों समेत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार और अन्य दायित्व और महानुभवों के खाली पदों के बारे में 3 दिन के भीतर ब्यौरा तलब किया गया है। धामी सरकार जल्द कर सकती है दायित्वों का बंटवारा। प्रदेश सरकार जल्द दायित्वों की कर सकती है घोषणा। शासन के सभी विभागों से उनके अधीन आयोगों, निगमों, बोर्डों, समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार, अन्य दायित्व और
महाअनुभवों के खाली पदों के बारे में 3 दिन के भीतर ब्यौरा तलब किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, खबर सामने आ रही है कि धामी सरकार जल्द ही दायित्वों का बंटवारा करने जा रही है, तो क्या कुछ पूरा मामला है ये? बिल्कुल, स्फूर्ति आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार, क्योंकि इससे पहले जो कार्य समिति की बैठक ऋषिकेश में की गई थी, उसमें आगामी 2024 की रूपरेखा तय की गई थी। यानी भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जो लोकहित की योजनाएं हैं, उनका लाभ आम जनता या अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसकी प्रचार प्रसार और इसकी जानकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम घर घर पहुंचाने की रही है। अब संगठन के लिहाज से जब कार्यकर्ता खुश होते हैं, डंडा झंडा बेहतर तरीके से उठाते हैं, तो सत्ता में पार्टियां काबिज हो जाती है। जब पार्टियां काबिज हो जाती है तो सरकार में अपने कार्यकर्ताओं को या उनकी वरीयता के आधार पर एडजस्ट करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने बाकायदा जितने भी दायित्वधारियों के पद हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं, वाइस चेयरमैन हैं या इसके अलावा जो इस तरीके के पद हैं जहां पर कार्यकर्ताओं को सीनियरिटी के आधार पर एड्रेस किया जा सकता है, उनका एक लिस्ट सरकार ने तैयार की है, जिसमें सभी आयोगों और दायित्वों के पदों के सापेक्ष भारतीय जनता पार्टी कैडर के कार्यकर्ताओं को वरिष्ठता के आधार पर उनको समायोजन करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश प्रभारी की इस पूरे मामले पर रणनीतिक एक बैठक होने वाली है। और उसके बाद क्योंकि मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है संगठन के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने का, ताकि जल्द से जल्द उत्तराखंड में दायित्व बंटने जा रहे हैं, इस बात की जानकारी इस संकेत से निकाला जा सकता है, जिसमें तमाम आयोगों के जो सापेक्ष पद खाली चल रहे हैं, जिनमें दायित्वधारियों का एडजस्टमेंट किया जा सकता है, उस पर सरकार ने एक फेरिस्त तैयार कर दी है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाएगा। बहुत जल्द इसकी सूचना मुख्यमंत्री स्तर से दी जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लेंगे जायजा। शहर के दर्शनी गेट से शुरू होगा निरीक्षण कार्य। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई परियोजनाओं का चल रहा है निर्माण कार्य। डीएम देहरादून के साथ कई अधिकारी भी निरीक्षण के और भ्रमण में रहेंगे मौजूद। स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य पर लगातार उठ रहे हैं सवाल। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, स्मार्ट सिटी देहरादून के लिए पूरे निरीक्षण करने के लिए शहरी राज्य मंत्री दौरा करेंगे, यहाँ पे जायजा लेंगे वो, तो क्या कुछ जानकारी है? पूर्ति में आपको बताना चाहता हूं कि आज शहरी विकास मंत्री हैं वो प्रेमचंद अग्रवाल वो आज स्मार्ट सिटी का निरीक्षण करने वाले हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून में इस वक्त बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, जिसके लिए वो निरीक्षण करेंगे और तमाम चीजों को देखेंगे जिनमें कार्य अविलंब हुए हैं। उसको लेकर भी उन्होंने कई बार अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है और लगातार वो इस चीज की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 स्मार्ट सिटियों में से एक स्मार्ट सिटी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इसके तहत कई योजनाएं यहाँ पर चल रही है, साथ ही साथ कई योजनाएं अभी भी लंबित है। जो योजनाएं हो चुकी हैं उसके लिए स्मार्ट सिटी के जो सीईओ है उन्होंने भी अधिकारियों की पीठ थपथपाई है। साथ ही शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने भी इस चीज को लेकर अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई है। लेकिन जो योजनाएं लंबित हैं और जिन पर काम अभी भी अधूरा है वो उन योजनाओं को लेकर लताड़ भी लगाई है। साथ ही साथ क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो कार्य है, समय सीमा है, वो 4 से 5 बार बढ़ा चुके, उसके फंड को भी बढ़ाया गया है, बावजूद इसके कि जून 2023 से पहले एक बार फिर स्मार्ट सिटी की कार्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत लगभग 90% से ज्यादा काम हो चुका है और 10% काम बाकी है, जिसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और वहीं अगर बात की जाए जो अभी तक कार्य हुए हैं उनमें जैसे शहर में स्मार्ट टॉयलेट हैं या स्मार्ट स्कूल हैं और इसके अलावा
जो मॉडर्न लाइब्रेरी है, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन जो अभी भी काम जो बचे हुए हैं वो स्मार्ट वाटर मीटर, जो पानी के मीटर लगने हैं वो बाकी है। पलटन बाजार जो यहाँ पे का यहाँ पर सबसे फेमस बाजार है, उसका कायाकल्प होना भी बाकी है। साथ ही साथ जो परेड ग्राउंड है उससे जुड़े निर्माण कार्य अभी भी अधूरे लटके हुए हैं। और साथ ही साथ जो अब तय समय सीमा रखी गई है वो जून 2023 से पहले रखी गई है इस पूर्व की। साथ में स्मार्ट सिटी का जो निर्माण कार्य है वो लगातार सुर्खियों में भी रहा है और लगातार इस पे सवाल भी उठते नजर आए हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं ताकि ये कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके? रूप से कि जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 50% से ज्यादा राजपुर विधानसभा में होना है। तो राजपुर विधानसभा के जो विधायक हैं खजानदास, वो बार बार शहरी विकास मंत्री के समक्ष इसकी मांग को उठाते रहे और इस चीज को लेकर भी लगातार मुखर रहे कि स्मार्ट सिटी के कार्यों में देरी हो रही है और खासे नाराज भी दिखे। बावजूद इसके कि अब स्मार्ट सिटी के कार्य तकरीबन 90% पूरे हो चुके हैं। खुद जो देहरादून की जिलाधिकारी हैं डॉक्टर सोनिका, वो इस चीज की मॉनिटरिंग कर रही है और वही स्मार्ट सिटी की सीईओ भी हैं और लगातार वो भी बैठकें कर रही हैं। और अब तक 4 से 5 सीईओ भी बदले जा चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि 4 से 5 सीईओ बदले जा चुके हैं, बावजूद इसके कि जो अब नई सीईओ आई हैं उनके जो अंतर्गत है स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है और स्मार्ट सिटी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और पिछले महीने खुद जो शहरी विकास मंत्री है उन्होंने एक बैठक भी ली। उस बैठक में निर्णय लिया गया और कई निर्णय लिए गए। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट हैं वो देरी से शुरू हो रहे हैं और तत्काल रूप से इन्हें तय सीमा पर पूरा कर लिया जाए। जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जिन गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास विकास योजना लाई थी, वह 11 लाख के करीब लोग उत्तराखंड राज्य में इन योजनाओं से अछूते ही रहे हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ लचर सरकारी सिस्टम है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में 582 मलिन बस्तियां हैं, इनमें 11 लाख के करीब लोग रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश का कोई भी नगर निकाय इसका प्रस्ताव नहीं बना पाया और केंद्र सरकार ने इस योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चुनाव में सियासत दोनों के केंद्र बिंदु पर मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों का विकास जुबा पर छाया रहता है। चुनाव खत्म होते ही विकास की बातें भी गौण हो जाती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास विकास योजना लाई थी, जिसके तहत सभी लोगों को आवास मुहैया कराए जाने थे। इस योजना से राज्य के करीब 11 लाख लोग इसलिए अछूते रह गए। प्रदेश का कोई भी नगर निकाय प्रस्ताव नहीं भेज सका। नतीजतन केंद्र सरकार ने इस योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया। कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा कि जिन लोगों के लिए यह योजना बनाई गई उन्हें लाभ मिला ही नहीं और न ही राज्य सरकार ने इसको लेकर कोई पैरवी की। 2015 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो है खासतौर से मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा लॉन्च हुई, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिनको आवास मिलना चाहिए था उनको आवास नहीं मिल पाया है। राज्य सरकार इस दिशा में कोई कदम नहीं उठा पाई और डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई। उधर भाजपा ने इस पूरे प्रकरण पर कर्मचारियों और अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ा है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि अधिकारियों के लचर रवैये से इस योजना का लाभ राज्य की 11 लाख के करीब लोग नहीं ले पाए। सरकार इसका ध्यान रख रही है और ये विषय सरकार संज्ञान में लेगी कि प्रस्ताव आने में देर क्यों हुए हैं। हमारा मकसद यही है कि प्रधानमंत्री आवास विकास का लाभ आम जन तक पहुंचे। प्रधानमंत्री जी की ये बहुत लोकप्रिय योजना है कि लोगों को आवास देना हमारा दृढ़ संकल्प है कि ऐसे गरीब लोग, ऐसे मलिन बस्तियों के लोग जो निर्धन हैं, उनको आवास मिले, तो सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इस वर्ष राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में मलिन बस्तियों को आवास न मिल पाना चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जिन हुक्मरानों के कंधों पर राज्य के गरीब लोगों के विकास की जिम्मेदारी है, वह उसे कतई भी नहीं निभा पा रहे हैं। इसकी पोल यह बात खोलती है कि राज्य के मलिन बस्तियों के लोगों को प्रधानमंत्री आवास विकास योजना का लाभ नहीं मिल पाया।
हालांकि चुनावी साल में मलिन बस्तियों का मामला कितना मुखर रहता है, यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड, जन टीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। जोशीमठ में करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर डाक गांव मौजूद है और इसी डाक गांव में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मौजूद है, जहां पर काफी संख्या में छात्र हर दिन पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जोशीमठ नगर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी दरारें आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं बात करें डाक गांव की तो यहाँ तो दर्जनों परिवारों के घरों में दरारें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। डाक गांव में वर्षों पहले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बनाया गया था, जहां पर आए दिन जोशीमठ नगर के साथ साथ अन्य ग्रामीण इलाकों के बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। बता दें कि यहां पर छात्रों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन अब राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय में भी दरारों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ चारों तरफ मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही है। करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने लगी मोटी मोटी दरारें। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में भी दिखने लगी दरारें। नहीं थम रहा जोशीमठ में भूदसाव का सिलसिला।
दरारें आने का सिलसिला अभी भी जारी। डाकगांव की बात की जाए तो दर्जनों परिवारों के घरों से दरारें आने का सिलसिले की खबर सामने आ रही है। तो वहीं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय में भी दरारों का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां चारों तरफ मोटी मोटी दरारें दिखने लगी है। आपको बता दें कि डाव गांव में पहले राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनाया गया था, जहां पर आए दिन जोशीमठ नगर के साथ अन्य ग्रामीण इलाकों से भी पढ़ने बच्चे पहुंचते हैं और अब यहां पर भी दरारों का सिलसिला शुरू हो गया है और चारों तरफ मोटी मोटी दरारें नजर आना शुरू हो गया है। अजय सिंह के नेतृत्व में काम कर रही हरिद्वार पुलिस ने कनखल जगजीतपुर में राजा गार्डन में स्थित निजी आवास में अज्ञात बदमाशों द्वारा कुख्यात गैंगस्टर अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या करने और गैंगस्टर और अन्य मित्र को घायल करने संबंधित प्रकरण का कुछ ही घंटों के भीतर खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल यूपी के मेरठ निवासी तीनों बदमाशों को असला के साथ दबोचने में सफलता हासिल की। गैंगस्टर अमरदीप के भाई की पत्नी शेफाली वेश की तहरीर पर थाना कनखल में अभियुक्त राजकुमार मलिक, मोनू मलिक उर्फ गोली और हर्षदीप मलिक समस्त निवासीगण निकट ओलिविया स्कूल जगतपुर में पंजीकृत किया गया। थाना क्षेत्र में अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में एफआईआर पंजीकृत होने के बाद जो है इसमें टीमों को लगाया गया था। 3 नाम जो प्रकाश में नामजद आए थे उनकी तलाश की जा रही थी। आज उनको तीनों लोग को जो अभियुक्त है राजकुमार उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया गया। एक असला मौके पर भी बरामद हुआ था, जिसके नियमानुसार जो कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ अभियुक्तों से पूछताछ भी की गई है। देहरादून में डीजीपी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आ रहा है। डीजीपी से मिले पीड़ित अधिवक्ता डीजीपी ने मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 2021 में डीजीपी के नाम पर 10 लाख रुपए डोनेशन देने से ये मामला जुड़ा हुआ है। आरोपी दौलत कुंवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अधिवक्ता सतीश कुमार संजय कटारिया ने डीजीपी से की शिकायत। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि एमडीडीए जो भी नक्शे पास करता है वह पार्किंग के साथ ही पास करता है। कमर्शियल जो भी एरिया है और एडिशनल पार्किंग, चाहे वह नगर निगम की हो या एमडीडीए की हो, प्राइवेट पार्किंग हो। उन्होंने बताया कि जो मुख्य समस्या है वह यह है कि पार्किंग के अंदर पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए एमडीडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है जिससे अधिकतम लोग अपना वाहन पार्किंग के अंदर ही पार्क कर सके। एरिया जो स्पेसिफिक है वहाँ पे पार्किंग्स हैं। अगर डेजिग्नेटेड एरिया में पार्किंग करें तो चालान नहीं कटेगा। अगर रास्ते में कर दी गई है तो वो ट्रैफिक पुलिस ज़रूर चालान करेगी। लेकिन इसके अलावा भी हमारे द्वारा एक पूरी हम लोगों ने रेकी की है कि कहाँ कहाँ और एक्स्ट्रा पार्किंग हो सकती है। और इसी बीच एक और अभियान चलाया गया था जिसमें जो प्राइवेट प्लॉट्स हैं, अगर कोई ओनर देना चाहता है तो वो सामने आ सकता है। हम वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था चालू कर देंगे। अब राजधानी दून की ट्रैफिक पुलिस ऐसे नाबालिग छात्रों की धरपकड़ को लेकर अभियान चला रही है। पिछले दिनों भी इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। देहरादून के ट्रैफिक एसपी अक्षय कोडे ने कहा कि जन जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद भी बहुत से अभिभावक अपने बच्चों को कम उम्र में ही वाहन चलाने के लिए दे देते हैं, जिससे वाहन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती है। हालांकि अभियान के तहत जितने भी नाबालिग छात्रों को दोपहिया वाहन के साथ पकड़ा गया, उनके चालान काटे गए और उनके परिजनों को भी मौके पर बुलाकर ट्रैफिक पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। आज हमने एक ऑपरेशन मॉर्निंग स्टॉर्म चलाया जिसमें अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ सरप्राइजिंग पॉइंट्स पे ड्यूटियां लगाई गई और चालान किए गए। इसमें लगभग 80 चालान किए। उसमें 27 बाइक्स थी जो नाबालिग बच्चों पे थी। स्कूल ड्रेस में बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनसे रिलेटेड थी। वो सारे वाहन सीज किए गए। उन सब पे 25,000 रुपये तक का मुकदमा लगा, 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगा है और वो सारे चालान अभी माननीय कोर्ट में भी प्रेषित किए गए। हरिद्वार के पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल यहां एक एलएमबी
फिफ्थ सेमेस्टर की सीपीसी के पेपर की परीक्षा के दौरान एक छात्र दूल्हे की ड्रेस में परीक्षा देने पहुंचा। वहीं 12 बजे शुरू हुई परीक्षा में छात्र दूल्हे की ड्रेस में परीक्षा भवन में बैठा और इस दौरान उसकी पत्नी सिद्धि बाहर परिवार वालों के साथ गाड़ी में दूल्हे का इंतजार करती रही। दरअसल ये दूल्हा गाजी वाली श्यामापुर कागड़ी के रहने वाला बताया जा रहा है। इसका विवाह बीती रात को ही हिसार हरियाणा में हुआ है। सोमवार को इसकी एलएमबी फिफ्थ सेमेस्टर के सीपीसी की परीक्षा थी, जिसके लिए दूल्हा अपनी पत्नी को विदा करवाकर वहां से सीधे अपने कॉलेज पहुंचा था। प्रधानाचार्य से दूल्हे की ड्रेस में ही परीक्षा देने की अनुमति प्राप्त कर उसने सीपीसी पेपर की परीक्षा दी। छात्र अब घर जाकर विवाह की बाकी की रस्में पूरा करेगा। एक्चुअली क्या था, वहाँ से शादी का जो प्रोग्राम था वो 2 डेज़ का था। आज की डेट में मेरा एग्ज़ाम भी निकल गया था, तो वहाँ से आते हुए हमें लेट हो जाता था। तो जो अब और जो रीति रिवाज हैं वो अब जाके करेंगे एग्ज़ाम देने के बाद, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे ही आना हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ आपकी शादी हुई थी? मैं हरियाणा हिसार में शादी हुई है और गाजीवाली से आया हूँ। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।